नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में एक नया चैप्टर जिसका नाम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। लेकिन आज हम एक नए अंदाज में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आज के इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, समझिएगा, ताकि हम आपको एक्सक्लूसिव एक्नॉलेजमेंट्स प्रदान कर सकें। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका एग्जाम्पल किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा, आई मीन टू से डेफिनेशन। पहले स्थान पर, चाहे वो सेंटेंस हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, किसी भी हिंदी और इंग्लिश के वाक्य में सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, दोबारा नोट कीजिएगा, चाहे कोई सा भी हिंदी या इंग्लिश का सेंटेंस हो, उसके फर्स्ट प्लेस पे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट होगा। और आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे शब्दों में आपको बता रहा हूँ मैं कि क्रिया करने वाला, काम करने वाला, जो भी एक्ट होता है उसको जो करने वाला है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आप दोबारा समझिए, जो भी इंसान क्रिया कर रहा है, क्रिया करने वाले शब्द को, काम करने वाले शब्द को जो रिप्रेजेंट करता है वो सब्जेक्ट होता है। आई मीन टू से उसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। इसे आप हिंदी के उदाहरण द्वारा समझिए। राम स्कूल में बच्चों को योगा सिखाता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? सिखाना। सिखा कौन रहा है? सिखा रहा है राम। राम यहाँ पे सिखाने वाला है और सिखाने की क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। दूसरी बात, पहले स्थान पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? राम, इसलिए ये सब्जेक्ट कहलाएगा। हिंदी में इसे हम कर्ता कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई फॉर एवर मिस माई फादर। मैं अपने पापा को हमेशा मिस करता हूँ, याद करता हूँ। कौन करता है? आई। आई यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। यहाँ पर ये एज ए प्रोनाउन सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे यूज हुआ है। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, एज ए प्रोनाउन। ठीक है, और यही यहाँ पे क्रिया करने वाला है, क्योंकि क्रिया क्या हो रही है? याद करना। कौन कर रहा है? आई। आई कौन है? सब्जेक्ट। और किस फॉर्मेट में यूज हुआ है? ये हुआ है आपके प्रोनाउन के फॉर्मेट पे यूज किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ये तो होगी बेसिक जानकारी जो आप सभी को पता है। अब हम पढ़ेंगे इसके वेरिएंट्स के बारे में कि सब्जेक्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, दोबारा देखिएगा, पहला होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। इन्हें हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्षकर्ता और अप्रत्यक्षकर्ता। ठीक है, अब हम इनके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, किस तरीके से हम स्टडी करते हैं इसकी। देखिएगा, नॉन लिविंग नाउन्स, इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्जीव संज्ञा। कोई सा भी हिंदी और इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर उसके फर्स्ट प्लेस पर कोई नॉन लिविंग नाउन्स आ रहा है, यानी कि निर्जीव संज्ञा यूज की जा रही है, वो भी किसी हिंदी या अंग्रेजी के प्रथम स्थान पर, तो वह आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, यानी कि वो आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मकान नीचे गिर रहा है, मकान यहाँ पर निर्जीव है और पहले स्थान पर आया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाउस इज फॉलिंग डाउन। हाउस, हाउस यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये नॉन लिविंग नाउन है, यानी कि निर्जीव संज्ञा है और इसके तौर पे यूज़ हो रहा है, तो ये आपका हो गया यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, प्रत्यक्षकर्ता हो गया। इसके हम इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकान जो शब्द है वो पहले स्थान पर आपके प्रत्यक्षकर्ता के तौर पे यूज़ हुआ है और दूसरी बात ये नॉन लिविंग नाउन है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा डेफिनेशन इनडायरेक्ट सब्जेक्ट का वो क्या है? अब आपके सामने आएगा लिविंग नाउन। हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस, उसके फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई शब्द लिविंग नाउन के तौर पे आ रहा है, सजीव के तौर पे आ रहा है, जिसमें जीव हो, वो एक एज ए क्रिएचर हो,
ठीक है ना। अगर वो पहले स्थान पे आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, हम खाना परोस रहे हैं, वी आर सर्विंग फूड। ये दो एग्जाम्पल है हिंदी और इंग्लिश के। इन दोनों में हम और वी यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि पहले स्थान पर आया वो सब्जेक्ट है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन ये सब्जेक्ट किस कैटेगरी का है? ये है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि यहाँ पर ये लिविंग नाउन के तौर पे यूज़ किए गए हैं, जाहिर सी बात है। अब हम ऑब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिएगा, जो भी काम होता है, कौन सा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, अगर ये कोई शब्द रिवील कर रहा है या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सारे शब्द ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आते हैं, बशर्ते है कि वो वाक्य के बीचों बीच यूज में हो। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिएगा, हम बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, वी टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट। सिखाने वाले कौन है? हम। तो वो तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट के बारे में। सिखाया क्या जा रहा है? सिखाई जा रही है इंग्लिश, और किसे सिखाई जा रही है? बच्चों को। तो हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है, लेकिन किस कैटेगरी में, वो आगे हम रिवील करेंगे। लेकिन आपको इतना सा समझना है कि हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के वेरिएंट्स के बारे में, कि हमने ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया है। सेम टू सेम सब्जेक्ट का प्रोसेस है। जिस तरह से हमने सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप इसकी डेफिनेशन देखिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव शब्द, नॉन लिविंग नाउन, अगर किसी ऑब्जेक्ट के तौर पे किसी हिंदी या इंग्लिश के सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे यूज किया जा रहा है, फर्स्ट प्लेस पे नहीं, ध्यान रखना, दोबारा देखिए। अगर कोई भी निर्जीव शब्द, नॉन लिविंग नाउन, किसी भी हिंदी या इंग्लिश के सेंटेंस में बीचों बीच या लास्ट प्लेस के ऊपर यूज किया जा रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कार्ड खेला, कार्ड यहां पे बीचों बीच आया। आई प्लेड कार्ड, अब लास्ट में आ गया। ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सारे के सारे नॉन लिविंग नाउन, निर्जीव शब्द आपके होते हैं प्रत्यक्ष, यानी कि उन्हें हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे देख सकते हैं। अगर वो पहले स्थान पे आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है, और अगर वो लास्ट में आ रहे हैं या बीच में आ रहे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें क्या है कि कोई भी लिविंग नाउन, ठीक है ना, लिविंग नाउन यानी कि सजीव शब्द अगर किसी ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे किसी हिंदी या इंग्लिश के सेंटेंस में आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे होगा? एग्जाम्पल देखिए, हम मेहमानों को बुला रहे हैं, वी आर इन्वाइटिंग गेस्ट। अब यहां पे दो चीज समझनी है कि मेहमान और गेस्ट, दो वर्ड यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं, लेकिन मेहमान को बीचों बीच यूज किया और गेस्ट को हमने लास्ट में यूज किया, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं। लेकिन मेहमान यहां पर लिविंग नाउन है, सजीव है, इसलिए हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को वेरिएंट्स के आधार पर पढ़ा, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आधार पर पढ़ा। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखेंगे जिनके द्वारा आप इसे आसानी से समझ पाएंगे कि डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को भी दो भागों में बांटा है, ऑब्जेक्ट को भी दो भागों में बांटा है। सब्जेक्ट के दो वेरिएंट्स है, डीएस और आईडीएस। डीएस का मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट और आईडीएस का मतलब इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आईडीओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप इनके एग्जांपल देखिए। लीव्स फॉल डाउन, पत्तियां नीचे गिरती है। पत्तियां और लीव्स यहां पर सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट है? डीएस यानी कि डायरेक्ट सब्जेक्ट। कार हिट्स मी, कार मुझे टक्कर मारती है, कार यहां पर है डायरेक्ट सब्जेक्ट, पहले स्थान पे आ रहे हैं ना, इसलिए डायरेक्ट सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया। आई यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है क्योंकि आई यहां पर सजीव है, ठीक है। राजेश फॉलोड मी, राजेश ने मेरा पीछा किया। राजेश यहां पर सजीव है, पहले स्थान पे आया, इसलिए यहां पर ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, सजीव होने के नाते। अब आप ऑब्जेक्ट कैटेगरी में चलिए।
आई चार्ज मोबाइल, मैंने मोबाइल चार्ज किया, मोबाइल यहाँ पर लास्ट में आया, बीच में आया, यहाँ पर ये निर्जीव शब्द है, नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि बीच में आया। वी बुक्ड टिकट, यहाँ पर टिकट लास्ट में आया, यहाँ पर टिकट लास्ट में आया, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया क्योंकि ये बीचों बीच आया और ये यहाँ पे नॉन लिविंग नाउन है, यहाँ पर ये आपको समझना होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वी इनवाइटेड फ्यू गेस्ट, हमने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया, बुलाया। वी स्कोल्डेड चिल्ड्रन, हमने बच्चों को डांटा। यहाँ पर बच्चे और मेहमान सजीव है, सजीव के तौर पे ये बीच में आ रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा और इनके वेरिएंट्स भी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप किसी भी सेंटेंस में इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमने किस कैटेगरी के आधार पर इनको यूज किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।